अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई ऑर्डर पास किए हैं और पूरी दुनिया को एक झलक दी है कि आने वाले 4 साल वो अपना प्रशासन कैसे चलाएंगे। ट्रंप ने पहले ही दिन से बाइडेन प्रशासन से उलट कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल के 51 खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी निलंबित कर दी है। मैं यहीं रुक जाता हूं और इसके साथ बताता चलता हूं, इसके अलावा कई ऐसे ऑर्डर पास किए हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा। भारत पर भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आदेशों का प्रभाव पड़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को WHO और पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज से बाहर कर लिया है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे उनका यह मानना है कि कोरोना काल में WHO ने राजनीतिक प्रभावों, विशेष रूप से चीन के प्रभाव में काम किया है। उन्होंने WHO पर महामारी के शुरुआती चरणों को ठीक से ना संभालने और चीन को इसकी उत्पत्ति के बारे में और देखिए दुनिया को गुमराह करने की छूट देने का आरोप लगाया। आप सब जानते हैं कि कोरोना जो है एक लैब मेड वायरस उसको कहा जाता था। हालांकि लोग इसका विरोध कर सकते हैं, चीन तो विरोध करता ही है, लेकिन मुख्य तौर पर यह आरोप तो था ही। लेकिन इसी को लेकर आप देखिए ट्रंप जो है वो बिल्कुल इस बात मानते हैं इसको षड्यंत्र। और WHO आपको बता दें कि भारत में कई मिशनों पर काम करता है और इसकी स्वास्थ्य से जुड़ी लाभकारी योजनाओं के चलते भारत के हजारों गरीब परिवारों को मदद भी मिलती है। अमेरिका के इससे अलग होने से दुनिया में इसका प्रभाव कम होगा, जो भारत के लिए नेगेटिव इंपैक्ट वाला हो सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला था, लेकिन जो बाइडेन ने सत्ता में संभालते यानी जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने अमेरिका को इसमें शामिल किया था। ट्रंप की सत्ता संभालते ही अमेरिका में फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने यानी जो डीजल और पेट्रोल होता है वही उनको बढ़ावा देने की बात वो कहते हैं। वो बिल्कुल नहीं मानते क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो इन चीज़ों से मुखातिब नहीं है, इस चीज़ों से वास्ता नहीं रखते। और पेरिस समझौते से बाहर आने का आदेश पास होना इस बात का संकेत है, वो बाहर निकल के दिखाना चाहते हैं कि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका अब जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। भारत भी पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है और ग्रीन एनर्जी के लिए अहम योगदान दे रहा है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब अमेरिका का यह कदम इसके लक्ष्यों को कमजोर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के मुद्दों पर आक्रामक रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में आव्रजन और शरण पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और कहा कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर सेना भेजेंगे और जन्मजात नागरिकता को खत्म करेंगे। प्रवासियों को लेकर ट्रंप के ये फैसले उन भारतीयों के सपनों पर भी पानी फेर सकते हैं जो रोजगार या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कानूनी तरीके से आए प्रवासियों से कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें वो पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें लोगों की ज़रूरत है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चाहते हैं लेकिन कानूनी तरीके से। वैसे तो अमेरिका के साथ चीन के कई विवाद हैं, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीन के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा था। यही नहीं, चीनी कंपनी टिकटॉक के मालिक की जो है उसको भी ट्रंप के इस समारोह में वो शामिल रहे। ट्रंप जल्द ही शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सकता है। ट्रंप की चीन से नजदीकी उसको रूस से अलग करने में मदद करेगी, लेकिन भारत के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। एशिया में अमेरिका के चीन की तरफ जाने से उसकी भारत से दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि एशिया में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा है। अब 51 अधिकारियों पर तो वहां पर गाज जो है वो गिर ही चुकी है। आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी आपको ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबर मैंने अपडेट के माध्यम से बताई है। चलिए अब और भी मुद्दे हैं, ईरान का भी मुद्दा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ईरान के आक्रामकता में उसकी आक्रामकता है उसमें भी कमी देखी गई है। इजराइल ने लेबनान की जंग में ईरान को बड़ा झटका देते हुए हिजबुल्लाह की लीडरशिप को सिलसिलेवार तरीके से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सीरिया में हुए तख्ता पलट ने ईरान की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। मिस्र में अब्देल फतह अल सीसी अमेरिका के पाले में हैं और वहां से भी वो हमास के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ महीने ईरान के लिए भले ही बुरे गुजरे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कमजोर हो गया है। ईरान 2 कदम पीछे हट के लंबे हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लग गया है। वो लगातार ड्रोन्स और मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ईरान कॉम्बैट रोबोट और अपने
सैटेलाइट प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप की शपथ से कुछ दिन पहले ही ईरानी मिलिट्री ने 4 दिन की ड्रिल की, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि ये इस बात की तैयारी है कि देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका, इजराइल या संयुक्त हमले की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नजफ अशरफ पश्चिम मुख्यालय के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नजर अजीमी ने इस ड्रिल को नए हथियार और उपकरण शामिल करने वाला बताया है। ईरान के हालिया कदमों से साफ हो गया है कि वो अपनी सेना को और आधुनिक और मजबूत करने में लगा है। ड्रोन आधुनिक जमाने का सबसे अहम हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है छोटा आकार और वर्सेटाइल इस्तेमाल। कई देश अत्याधुनिक ड्रोन खरीद और बेच रहे हैं और ईरान का नाम ड्रोन बनाने और बेचने दोनों में ऊपर आता है। दशकों से सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया है। शहीद, अबाबिल, अरश, फोतरोस, मिराज और मोहाजेर जैसे ड्रोन बनाने के बाद ईरान और ज्यादा आधुनिक ड्रोन बनाने में लगा है। उसके ड्रोन्स ने रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रणनीतिक बढ़त दिलाई है, युद्ध के अंदर दिलाई है। यही चीज इजराइल और अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुकी है। ईरानी टाइम्स के अखबार के मुताबिक आर्मी ग्राउंड फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल नोजार नेमाटी ने जानकारी दी कि ईरान की सेना हाल ही में लड़ाकू रोबोटों के प्रशिक्षण में और प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों में लगी हुई है। साथ ही साथ नए मॉडल भी विकसित कर रही है। ईरान ने हाल ही में एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दुनिया को दिखाया, जिसमें हजारों मिसाइलों का स्टॉक दिखाई देगा। जानकारों का मानना है कि ईरान के पास लाखों मिसाइलें हैं और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कुछ ही मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ईरान अपनी इस शक्ति को और बढ़ाने में लगा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सितंबर में लंबी दूरी की सिजल मिसाइलों का परीक्षण किया था। तेहरान का दावा है कि यह मिसाइल 1240 मील दूर स्थित लक्ष्यों को भेज सकता है, जिसका मतलब है कि इजराइल, अधिकांश अरब राज्य और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्से, जिनमें तुर्की का हिस्सा भी शामिल है, ये सब लोकेशन ईरान की मिसाइल रेंज की इज्जत में आती है। तो आपने देखा किस तरीके से हथियारों की बात हो या मिसाइल की बात हो, ईरान पूर्ण तरीके से तैयार नजर आ रहा है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे हमास से जुड़ी बड़ी खबर और जो रिहा किए गए हैं सीज फायर, उससे जुड़ी बड़ी खबर। अब बात करते हैं हमास की। आखिरकार 15 महीनों के खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कई परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हुए 42 दिनों के सीज फायर के पहले चरण के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन रिहाई के दौरान इन बंधकों के हाथ में गिफ्ट के पैकेट नजर आए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने तीनों महिला बंधकों को रिहाई के समय एक गिफ्ट बैग दिया था। ये गिफ्ट हमास के मिलिट्री विंग कसाम ब्रिगेड्स की ओर से दिए गए थे, जिनमें एक सर्टिफिकेट, एक नेकलेस और कुछ तस्वीरें थी। इस सर्टिफिकेट में हिब्रू जो भाषा होती है, यहूदी भाषा जो जूस की भाषा होती है, हिब्रू और अरबी भाषा में रिहाई का फैसला लिखा हुआ था। अब ये गिफ्ट पैक तीनों महिलाओं को दिए गए। इन गिफ्ट पैक पर कसाम ब्रिगेड का लोगो भी लगा हुआ था, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई हैं, उनमें गिफ्ट पैक पर लगे कसाम ब्रिगेड के लोगो को ब्लर करके दिखाया गया है। रिहा की गई महिलाओं में रोमी गोनैन, डोरोन स्ट्रैनब्रेशर और एमिली दमारी थी। गोनैन के परिवार की एक सदस्य ने बताया कि इस गिफ्ट पैक में सर्टिफिकेट, नेकलेस और कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें इजराइल की आतंकी सुरक्षा एजेंसी ने जब्त कर लिया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमास ने गिफ्ट के तौर पर किस तरह की तस्वीरें दी हैं, लेकिन कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तस्वीरों में हमास की कैद में महिलाओं के 15 महीनों को कैद किया गया है। उसके बारे में तस्वीरें, हमास का दिमाग कहां जाता है वो हमास जाने, लेकिन अधिकतर मामलों में खराब ही है। आपको बता दें कि हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद दोनों ओर से युद्ध जारी है, जंग जारी है। इस जंग को रुकवाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। ये सीज फायर 3 चरणों में होगा, जिसके पहले चरण में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास 42 दिनों के भीतर 33 बंदियों को रिहा करने की बात। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में दोनों ओर से बंधक रिहा किए जा रहे हैं। रविवार को हमास ने अपनी कैद से इजरायली बंधकों को आजाद किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि तीनों रिहा किए गए बंधक अपनी अपनी
मां के साथ इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर अस्पताल पहुंचे, जहां वे अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिले। तो देखिए, एक तरफ ट्रंप जो है उनका शपथ ग्रहण हुआ और उससे थोड़े ही समय पहले एक अच्छी खबर हमास के हिसाब से आप कह लीजिए और खासतौर पर इजराइल के हिसाब से कह लीजिए, जहां पर युद्ध बंधकों की रिहाई का जो शुरुआत हो चुकी है वो बेहद ही अच्छी है और ये अच्छी घड़ी है। दुनिया में युद्ध जो है वो कम होना चाहिए, युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का भी रुख करते हैं, बात करेंगे कोलंबिया की। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोमवार को कहा कि वो देश के नॉर्थ ईस्ट में गुरिल्ला हमलों के बाद आपातकाल की स्थिति की घोषणा करेंगे, उसकी स्थिति को आपातकाल घोषित करेंगे। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और हजारों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि भाई घर छोड़ने पड़ रहे हैं। हाल ही में नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति वार्ता की कोशिशें नाकाम होने के बाद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पेट्रो ने कहा कि वो इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा करेंगे, जो कार्यकारी शाखा को 3 महीने के लिए कांग्रेस की मंजूरी के बिना कुछ प्रकार के कानून पारित करने में सक्षम बनाता है। डिक्री के बाद यह उपाय प्रभावी हो जाएगा, लेकिन इसे कोलंबिया की संवैधानिक अदालत अमान्य करार दे सकती है। 2000 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन राष्ट्रपति अल्वारो उरीबा के प्रशासन ने एक स्पेशल वॉर टैक्स के माध्यम से सेना के लिए फाइनेंस बढ़ाने के लिए आंतरिक हंगामे के आदेशों का इस्तेमाल किया था और कोलंबिया के संविधान के अनुसार इस आपातकालीन उपाय का उपयोग कांग्रेस को निलंबित करने या नागरिक अधिकारों को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि न्यायिक प्रणाली हमारा समर्थन करेगी। इससे पहले सोमवार को पेट्रो ने चेतावनी दी थी कि उनके देश की सेना नेशनल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करेगी, क्योंकि विद्रोहियों, जिन्हें ELN के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कोलंबिया के केटाटुम्बो क्षेत्र में हमलों की लहर शुरू कर दी है, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। कोलंबिया में विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ में शांति वार्ता की कोशिशें नाकाम होने के बाद देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 80 से अधिक जो लोग हैं वो मारे गए हैं। हमलों में अधिकतर लोग नॉर्थ सटेंडर में जो है मारे गए हैं। आप सोचिए, लोग नॉर्थ सटेंडर में मारे गए और क्षेत्र के गवर्नर विलियम विल्मिजर के अनुसार 20 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार हताहत हुए लोगों में समुदाय के नेता कार्मेलो गुएरेरो और 7 लोग शामिल हैं, जो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। तो कोलंबिया में इमरजेंसी की स्थिति है और विद्रोहियों के गुरिल्ला हमले पर यह फैसला लिया गया और विद्रोहियों के हमले में 80 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए, नेशनल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। बात करते हैं नाइजीरिया के उत्तर मध्य हिस्से की। नाइजीरिया के उत्तर मध्य हिस्से में गैसोलीन टैंकर में हुए विस्फोट के बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस विस्फोट में 98 लोगों की, जो सोचिए 98 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बड़ा हादसा ये था। 2 दिन पहले हुए इस विस्फोट से कई लोग अभी बुरी तरह से घायल हैं, जख्मी है, तो कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अब नाइजर राज्य के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के ऑपरेशन प्रमुख हुसैनी ईसा ने कहा कि ऐसी संभावना है कि मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इस घटना के बाद नाइजीरिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि 1 साल पहले राष्ट्रपति ने पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को हटा लिया था। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद इस तरह की लूटपाट की गई कि कई घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद वहां के लोग ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सख्त यातायात नियमों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार से भी इसको लेकर अलग रूट या फिर अलग व्यवस्था की मांग भी की जा रही है। बता दें कि नाइजीरिया उत्तर मध्य हिस्से में यह हादसा शनिवार तड़के सुबह हुआ था। यहां गैसोलीन से भरा टैंकर पलट गया था और जिसको लोगों ने देखा और उसको देख वहां मौजूद लोग इसे लूटने लगे और इसी दौरान वहां पर विस्फोट हुआ, जिसमें आसपास के जो मौजूद लोग थे उनकी चपेट में आ गए थे। और ये देखिए कितनी भयंकर ये आग है, तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये धुएं का गुब्बार इतना ऊंचा उठ रहा है और ये लोग लूटने जो जा रहे थे वो उसकी चपेट में ज्यादा हैं। अब तक 98 लोग अपनी जान यहां पर गंवा चुके हैं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए अब आज्ञा दीजिए, समय इतना ही अनुमति देता है आपके साथ इस बुलेटिन में संवाद करने की। फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे, कल फिर मिलेंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में।